A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री विच इज साइंस एनसीईआरटी, उसके चैप्टर नंबर 6 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब हम इसमें बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम अलग अलग एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पसेस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी जिनको आप रिवीजन पर्पस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरी सारी साइंस एनसीईआरटीज़ के लेक्चर्स को देखना जो कि मैंने बहुत इलेबोरेटली कवर किए हैं, तो उन सब के लिंक्स भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो जैसा कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हम अलग अलग एलिमेंट को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस अर्थ पर कितने तरीके के एलिमेंट्स हमें पाए जाते हैं। ये आप मतलब दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आप ये जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो क्रस्ट जो है वो आउटर मोस्ट सरफेस है। तो अगर हम क्रस्ट की बात करें, अर्थ की क्रस्ट की बात करें जिस पर मिट्टी, पहाड़, नदियाँ सब कुछ पॉसिबल है, जिस पर हम रहते हैं, तो अगर हम उसकी बात करते हैं, उसके कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, तो अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम जो है वो एक ऐसा मेटल है जो कि अर्थ की क्रस्ट में 3rd लार्जेस्ट नंबर पर पाया जाता है। मतलब इतना ज़्यादा अबंडेंट मटेरियल है ये कि ये जो 3rd मोस्ट अबंडेंट मटेरियल है। अगर 2nd मोस्ट अबंडेंट मटेरियल मेटल की बात करें तो फिर वो भी मेटल है जो कि आयरन है। तो अब आपका ये होमवर्क हो गया कि फर्स्ट अबंडेंट मेटल अर्थ की क्रस्ट में जो पाया जाता है वो कौन सा है। बहुत सारे लोगों को इसका जवाब पता होगा, जिनको नहीं पता है वो ज़रूर इसको खोजें। ठीक है, तो आयरन इज़ द 2nd लार्जेस्ट मेटल विच इज़ फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट। 3rd लार्जेस्ट है एल्यूमिनियम। तो जब हम किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि वो मेटल जो है हमें कहाँ से मिलेगा। मतलब हमें उसके मिनरल को खोजना होता है। हम ये देखते हैं कि कौन से मिनरल में ये पाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो मेटल्स होते हैं वो आपको प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलते। कहीं पे भी आपको ऐसे आयरन पड़ा हुआ नहीं मिलेगा या गोल्ड पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। वो अब किसी ना किसी और अदर दूसरे एलिमेंट्स के साथ ऑक्साइड या कुछ और केमिकल कॉम्पोजिशंस बना के मिलेंगे आपको। जो भी, क्योंकि मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिव हैं, तो वो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं और दोनों एलिमेंट्स मिलके क्या बना देते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो अलग अलग कंपाउंड्स है वो हमें मिलते हैं। तो ये जो कंपाउंड जिसमें वो पर्टिकुलर एलिमेंट पाया जाएगा वो उसका मिनरल कहलाएगा। तो हम क्या सोचते हैं, जब भी हमें कोई भी एलिमेंट चाहिए, कोई भी मेटल हमको एक्सट्रैक्ट करना है, चाहे वो कॉपर हो, आयरन हो, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, तो हम खोजने की कोशिश करेंगे कि उसका मिनरल कहाँ पे मिलेगा हमको, वो कौन से जिस कॉम्पोजिशन में वो हमको मिलेगा हम उसे खोजेंगे। फिर हम उस मिनरल का क्या करेंगे, उसको हम प्योरीफाई करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिर मेटल निकालेंगे, फिर मेटल का प्योरीफिकेशन करके प्योर मेटल निकाल लेंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो जो हमें नेचुरली हमें कहाँ पे मिलते हैं, नेचुरली हमें मिनरल्स के फॉर्म में मेटल्स पाए जाते हैं विच आर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन अर्थ क्रस्ट। और हम मिनरल्स को कैसे खोजते हैं, मिनरल्स को हम माइनिंग्स के थ्रू निकालते हैं। तो माइनिंग्स जो है वो हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में डिटेल में पढ़ेंगे। तो माइनिंग जो होती है अलग अलग तरीके से हो सकती है। पिट माइनिंग हो सकती है, सरफेस माइनिंग हो सकती है, अलग अलग तरीके की माइनिंग्स होती हैं। ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक है ये। तो अगर हम बात करते हैं जितने भी मेटल्स, जो मिनरल्स हैं जो हमको मिलते हैं, जिसमें हमें मेटल्स मिलते हैं, तो उनको हम कहते हैं, मिनरल्स को ओर्स कहा जाता है। जो मिनरल्स होंगे जो कि यूजफुल सोर्स होंगे एक पर्टिकुलर मेटल का, तो उसे उस पर्टिकुलर मेटल का ओर कहेंगे। मतलब जैसे कि कॉपर का, जैसे कि बॉक्साइट हो गया, पायराइट हो गया, मतलब इस तरीके से जो क्या होंगे मिनरल्स जो होंगे वो ओर्स कहे जाते हैं, जिससे कि वो पर्टिकुलर मेटल जो है एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो चार्ट है ये देखिए, इस चार्ट को, ये एक 5 स्टार चार्ट है अगेन, जिसको मैंने एनसीईआरटी से लिया है। तो आपको इस चार्ट को रट लेना है। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको मेटल दिखाया गया है, एलिमेंट दिखाया गया है। सेकेंड पार्ट में उसका ओर बताया गया है। थर्ड पार्ट में उसका केमिकल कॉम्पोजिशन बताया गया है। तो ये 3 पार्ट्स में आपको ये चार्ट नजर आ रहा है। तो इसका जो पहला पार्ट है जिसमें कि कौन सा एलिमेंट है और कि उसका और कौन सा है, ये 2 पार्ट्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं। बेसिकली ये वाला जो लास्ट वाला केमिकल कॉम्पोजिशन है ये आप छोड़ सकते हैं, बट आपको उसके ओर का नाम क्या है, किस नाम से वो जाना जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर हम एल्यूमिनियम के ओर्स की बात करेंगे तो आप देखिए
बॉक्साइट, कॉडमम, क्रायोलाइट, ये 3 जो हैं एल्यूमिनियम के ओर्स हैं। नेक्स्ट आप देखिए आयरन के ओर्स बताए गए हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, साइडराइट। कॉपर के ओर्स बताए गए हैं। फिर आपको इसमें जिंक के ओर्स बताए गए हैं। फिर आपको इसमें देखिए इसमें आपको सोडियम का ओर्स बताए गए हैं, पोटेशियम के ओर्स बताए गए हैं। आपको ये सारे के सारे जो ओर्स हैं वो सब आपको रट लेने हैं। आपको सीधा सीधा सवाल इसमें पूछा जाता है, स्टेट PCS एग्जाम्स में आपको सीधा सवाल आता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाएगा सॉल्ट पीटर जो है वो किसका ओर है, और ये पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन में। तो ये किसका ओर है, सॉल्ट पीटर से आपको क्या मिलता है। जब भी आपको कोई ओर मिलता है तो ज़रूरी नहीं है उसके अंदर सिर्फ पोटेशियम हो, उसके अंदर कैल्शियम भी हो सकता है, उसके अंदर एल्यूमिनियम भी हो सकता है। उसकी कॉम्पोजिशन में देखिए, जैसे सॉल्ट पीटर की कॉम्पोजिशन देख लीजिए आप, सॉल्ट पीटर का केमिकल फॉर्मूला देखो KNO। तो इसके अंदर मैंने बोला सोडियम, इसके अंदर पोटेशियम भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो हमने देखना पड़ता है कि इसमें से सबसे इजी क्या है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, हमें क्या चाहिए होता है। हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें पोटेशियम चाहिए, तो हम उसमें से वही एक्सट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एल्यूमिनियम की ओर की हम बात कर रहे थे तो इसमें Al2O3 2H2। अब हमें वाटर निकालना थोड़ी है इसमें से, वाटर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम इसमें एल्यूमिनियम भी एक्सट्रैक्ट करेंगे ना। मैग्नेटाइट है, Fe3O4, मैंने बताया ना, जैसे ऑक्साइड्स के फॉर्म में रहते हैं, मोस्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रहते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो ये वाले चार्ट को आप बहुत अच्छे से, जब आप रिवाइज करने के लिए इस PDF को डाउनलोड करेंगे तो इस चार्ट को आपने बहुत अच्छे से रट लेना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ओर्स जब हमको मिलते हैं उसको फिर हम क्या करते हैं, उसको हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फिर उसको प्योरीफाई करते हैं, फिर हम उसमें से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये एक प्रोसेस होता है, इसके स्टेप्स होते हैं। तो मेटलर्जी एक ब्रांच होती है साइंस की जिसके अंदर साइंटिफिक और केमिकल टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो मिनरल्स होते हैं, जो ओर्स होते हैं, उसमें से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। जो पूरा का पूरा साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है, ये इस डेफिनेशन में आप पूरा देख सकते हैं, जो पूरा साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कि हम मेटल के मिनरल में से, उसके ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे हम मेटलर्जी कहते हैं। तो मेटलर्जी क्या है, मेटलर्जी उसके नाम से ही आपको पता चल रहा है। मेटलर्जी के नाम से ही आपको जब समझ जाएंगे कि मेटलर्जी वो ब्रांच है जिसमें कि आपको टेक्नोलॉजिकली सारा उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जो ओर होगा उसके अंदर क्या होता है, रेयरली कंटेन्स अ डिजायरस सब्सटेंस, मतलब उसके अंदर आपको जब भी आपको किसी मेटल का ओर मिलता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर वही सब्सटेंस जिसको हम ढूंढ रहे हैं सिर्फ वही हो, उसके साथ साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, क्योंकि हमारे लिए वो इम्प्योरिटीज़ हैं, बट नेचर के कंटैक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो वो तो केमिकल्स तो आपस में रिएक्ट करेंगे ना। वो अलग बात है कि भाई हमको तो एक पर्टिकुलर केमिकल की ज़रूरत है, हम तो उसी को मानेंगे इंपॉर्टेंट, बाकी सब हमारे लिए इम्प्योरिटीज़ है। तो वो जो इम्प्योरिटीज़ जो प्रेजेंट होती हैं उनको गैंग कहा जाता है। जो इम्प्योरिटीज़ ओर में प्रेजेंट रहेंगी उन्हें हम गैंग कहते हैं। जो एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेस, जो मैंने अभी आपको बताया था। पहले हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे ओर को। मान लीजिए आपको 100 किलो मिट्टी मिल गई है, उसके अंदर कोई ओर है, मतलब आप उसमें से आयरन ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसमें से पत्थर कंकर 100 किलो में से अलग करके उसको 40 kg का बना लेंगे। तो 40 kg रह जाएगा जब वो, फिर आप 40 kg में से फिर क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इस कंसनट्रेटेड ओर। अब जो कंसनट्रेटेड जो मिट्टी बची है उसमें से आप आयरन को पहले अलग करेंगे, अलग अलग प्रोसेस यूज़ करेंगे। फिर जो वो आयरन निकलेगा वो भी प्योर आयरन नहीं होगा, वो भी किसी ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, किसी और चीज़ के फॉर्म में होगा, तो उसको हम फिर एक्सट्रैक्ट करके प्योर आयरन के फॉर्म में बना लेंगे। तो क्या होते हैं 3 स्टेप्स, एनरिचमेंट ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। 3 स्टेप्स में इन्वॉल्व होता है। कॉन्सेंट्रेशन में क्या करते हैं, मेजर जो इम्प्योरिटीज़ करके उसको निकाल लेते हैं, मेटल जो ओर है उसको अलग कर लेते हैं। जो ओर है वो भी अलग अलग ऑक्साइड्स के फॉर्म में आपको मिलेगा, उसमें से फिर आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट करके उसे रिफाइन करेंगे, राइट। तो ये 3 प्रोसेसेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको डिटेल में दिखाया दर्शाया गया इस प्रोसेस को। ओर मिला आपको, उसको आपने क्रश किया, ग्राइंड किया। ओर जो है आपको कैसे मिलेगा, चट्टानों के रूप में भी मिल सकता है। पहले आप उसकी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करेंगे, फिर आप उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज़ हैं वो हटा देंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन के अलग मेथड्स दिखाए गए हैं, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, लीचिंग, ये सारे प्रोसेस हैं। इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर आप क्या करेंगे, उसको रोस्ट करेंगे या तो कैल्सिनेशन करेंगे। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या फ़र्क है अभी हम पढ़ेंगे इस चार्ट को पढ़ के। फिर हम क्या करेंगे, उसको रोस्ट और कैल्सिनेशन के बाद हम उसको फर्दर रिड्यूस करेंगे। रिडक्शन में क्या करेंगे हम, रिडक्शन बाय कार्बन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस भी कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम उसको रिफाइन कर लेंगे और फिर प्योर मेटल को निकालेंगे। रिफाइनिंग के प्रोसेस फर्दर क्या है, डिस्टिलेशन।
लिक्विफैक्शन, ऑक्सीडेशन, ये आपको पता है। डिस्टिलेशन क्या होता है, अलग अलग बॉइलिंग जो पॉइंट है उसके कॉन्टैक्ट्स में आप उसको सेपरेट करते हैं। लिक्विफैक्शन में आप उसको लिक्विफाई कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन में उसे ऑक्सीडाइज करा देते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा था ऑक्सीडेशन क्या है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस उसमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन्वॉल्व होंगे। इन सब की बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट येस आपको पता होना चाहिए वन वर्ड में अगर आप देखते हैं कि ये प्रोसेस का मतलब क्या है। जैसे कि अगर हमने बात किया था कि कैल्सिनेशन हम पढ़ेंगे, तो कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन होता है हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब बिना हवा के आप एक मेटल को गर्म करना शुरू कर देंगे तो उसे हम कहते हैं कैल्सिनेशन। फिर रोस्टिंग में क्या फ़र्क है? रोस्टिंग जो होती है हीटिंग होती है विद रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर, रेगुलर सप्लाई करते रहेंगे एयर की, उसे कहा जाता है रोस्टिंग। डिस्टिलेशन मैंने आपको बता दिया था, बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर आएंगे उस पर्टिकुलर ओर को। द इम्प्योर मेटल इज इवेपोरेटेड, तो वो जो इम्प्योर वाला होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। लिक्विफैक्शन में क्या होगा? एक जो 3-4 एलिमेंट होंगे, पहले वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो अलग हो सकता है, दूसरे वाले का अलग हो सकता है। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट पहले लो है वो पहले मेल्ट हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा, उसको अलग कर लेंगे। कॉपर मैट किसको कहा जाता है? Cu2s को कहा जाता है एंड FeS को कहा जाता है। तो ये इस तरीके से कुछ फैक्ट्स हैं जो यहाँ पे आपको इस स्लाइड में बताए गए हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट कैल्सिनेशन रोस्टिंग के बीच में डिफरेंस जो था वो इंपॉर्टेंट था। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे वेराइटीज ऑफ आयरन। अगर इस चैप्टर में आपको बताया गया है पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, इनके बारे में बात हुई है, स्टील के बारे में बात हुई है, तो आपको ये समझना चाहिए, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट हम ये समझेंगे कि पिग आयरन कास्ट आयरन से कैसे डिफरेंट है, कास्ट आयरन रॉट आयरन से कैसे डिफरेंट है, और स्टील क्या होता है। तो पिग आयरन और कास्ट आयरन की पहले बात कर लेते हैं, इन तीनों के बीच में पहले डिफरेंस जान लेते हैं। जो पिग आयरन है और कास्ट आयरन है, ये जो है ये दोनों इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होती है, मोस्ट इम्प्योर है। इसके अंदर 2.5 से 5% तक कार्बन हो सकता है। लेकिन रॉट आयरन क्या होता है? ये प्योरेस्ट फॉर्म है, उसके अंदर 0.25 से 0.05 बस बहुत कम कार्बन होगा। स्टील जो हुआ इन दोनों के बीच में फॉल करता है, कहीं 1 से 1.5%। तो जो रॉट आयरन जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है, पिग आयरन और कास्ट आयरन जो होते हैं लोएस्ट फॉर्म है, और स्टील जो है वो इन दोनों के बीच में फॉल करेगा। तो क्योंकि ये इम्प्योर फॉर्म है तो इसके अंदर और भी इम्प्योरिटीज़ मिली हुई होंगी, तो ये हार्ड भी होता है और ब्रिटल भी होता है। जबकि रॉट आयरन क्योंकि एकदम प्योर फॉर्म है तो ये डक्टाइल, सॉफ्ट और मेलिएबल होगा। और स्टील जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है काफ़ी, वो भी डक्टाइल मेलिएबल होता है। तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस है। तो पिग आयरन और कास्ट आयरन जो है वो लोएस्ट फॉर्म है, आपको समझ में आ गया। तो जब आयरन को हम ऑब्टेन करते हैं, ओ रिडक्शन कंटेन्स अबाउट 4% कार्बन एंड मैनी इम्प्योरिटीज़, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं इन स्मॉलर अमाउंट, तो इसको हम कहते हैं पिग आयरन। इट कैन बी मोल्डेड इनटू वेराइटी ऑफ शेप्स, ठीक है। तो पिग आयरन तो आप समझ गए। कास्ट आयरन जो होता है वो पिग आयरन से कैसे डिफरेंट है ये हम देख लेते हैं। कास्ट आयरन जो होता है इज डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन। कैसे? इट इज़ मेड बाय मेल्टिंग पिग आयरन। जब हम पिग आयरन को मेल्ट कर देते हैं, किसके साथ मेल्ट करते हैं? विद स्क्रैप आयरन एंड कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट, तो उससे बन जाता है कास्ट आयरन। इट इज स्लाइटली लोअर कार्बन कंटेंट। तो कास्ट आयरन में पिग आयरन से कम होता है कार्बन कंटेंट, सबसे ज़्यादा पिग आयरन में होता है, फिर कास्ट आयरन में होता है, और सबसे प्योर फॉर्म होती है रॉट आयरन। तो इसलिए इस टॉपिक से आपको यही बात जाननी थी बस कि भाई किस आयरन का नाम जो लिखा हुआ है वो क्या है। पहले तो आपको ये जाना था पिग, कास्ट, रॉट, ये सब क्या है, ये आयरन के टाइप्स है। उसमें से प्योरेस्ट कौन है? रॉट आयरन, ये हमने समझ लिया। फिर हम बात कर लेंगे यूजेस ऑफ मेटल, विच इज़ नेक्स्ट टॉपिक। ये बहुत ही सिंपल हो गया। और यूजेस ऑफ मेटल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एनसीईआरटी में कि मेटल का क्या क्या यूज़ है। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम के बारे में हम जानते हैं कि ये हीट का कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, मेलिएबल है, बहुत अच्छी इसकी वायर्स बन सकती है। तो रैपर्स, फूड रैपर्स में यूज़ करते हैं हम इसको, एल्यूमिनियम की वायर यूज़ करते हैं। अलॉयज़ जो है वो अलग अलग चीज़ों के साथ मिला मिला के अलॉय बना लेते हैं इसके हम। यूटेंसिल्स भी बनाए जाते हैं क्योंकि ये हीट का अच्छा कंडक्टर है। तो ये आप पढ़ लीजिए इसमें से। कॉपर का यूज़, कॉपर आप जानते हैं बहुत ही अच्छा मेटल है ये, तो कॉपर की वायर्स यूज़ की जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी में। आपने देखा होगा, आपने कभी बिजली की तार को देखेंगे तो आपको अंदर कॉपर वायर निकल कर आता है, तो कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में। तो इट इज़ ऑल्सो यूज इन सेवरल अलॉयज दैट आर रादर टफर देन द मेटल इटसेल्फ। तो इससे अलॉय भी बनाए जाते हैं। तो ब्रास क्या होता है? ब्रास जब कॉपर को जिंक के साथ मिलाते हैं तो उसे ब्रास कहते हैं। कॉपर को जब टिन के साथ मिलाते हैं तो उसे ब्रॉन्ज कहते हैं। जब कॉइन्स बनाने होते हैं हमें तो कॉपर को निकल के साथ मिला लेते हैं, ठीक है, कॉइनेज वाला अलॉय बन जाता है।
तो ये सिंपल सी, ये वाला नेक्स्ट टॉपिक ये सिंपल ही है। तो जिंक का हम यूज़ देख लेते हैं। जिंक का यूज़ कहाँ पे करते हैं भाई? जिंक का यूज़ हम गैल्वेनाइजेशन में करते हैं, अलग अलग अलॉय बनाते हैं, हम ब्रास बना लेते हैं, जर्मन सिल्वर बना लेते हैं। जिंक डस्ट जो होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है और डाइज में यूज़ होती है। देखो इस वाले चार्ट को भी ना, इस वाली स्लाइड को भी ना इग्नोर मत करना, क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स भी क्या होते हैं, उनकी बहुत आदत है, वो आपको क्या करेंगे 6 चीज़ें दे देंगे। जिंक भी दे देंगे, कास्ट आयरन भी दे देंगे, 50 चीज़ें उसमें से पूछ लेते हैं कि भाई किस किस चीज़ में ये यूज़ हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक जो हो सकता है वो जर्मन सिल्वर बनाने में भी यूज़ हो सकता है, डाइज बनाने में भी, पेंट बनाने में भी। तो इस तरीके के सवाल उनके बहुत फेवरेट हैं, तो इसलिए इनको भी पढ़ लेना, अपने आपके दिमाग में रहना चाहिए क्या क्या यूज़ हो सकता है। फिर बात कर रहे हैं हम कास्ट आयरन। कास्ट आयरन हम याद है आपको इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है, तो उसका यूज़ क्या क्या है आप देख लो। रॉट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, तो इसका क्या यूज़ है? एंकर्स बनाने में, वायर, बोल्ट, चेन, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। स्टील, फिर स्टील क्या होता है? आयरन को जब निकल के साथ मिला देते हैं तो स्टील बन जाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मशीनरीज बनाने में, कटिंग टूल्स, क्रशिंग मशीन्स, ये सारी बनाने में हमारा निकल स्टील का यूज़ होगा, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू आयरन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसके अंदर निकल हमने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है ये लास्ट चार्ट है इस चैप्टर का, इसमें समरी दिखाया गया है। इस चार्ट में बताया गया है कि अलग अलग जो मेटल्स होते हैं वो उनके कौन कौन से ओर्स में के फॉर्म में वो मिलते हैं, कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है उसका, और रिमार्क्स। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की अगर हम बात करते हैं तो वो उसके 2 अगर ओर्स की बात करेंगे तो बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट, इसके सबसे कॉमन 2 इसके ओर्स हैं एल्यूमिनियम के। और कॉमन मेथड कैसे यूज़ करते हैं, इसको निकालते कैसे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। रिमार्क्स में हमने इसमें बताया कि फॉर एक्सट्रैक्शन अ गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिक्वायर्ड। तो ये आप पढ़ लीजिए इस चार्ट को भी, ये भी एनसीईआरटी से उठाया गया ये टेबल है, इसको भी आप ज़रूर पढ़ लीजिए। जिंक जो है, जिंक के अलॉयज दिखाए गए हैं इसके अंदर, जिंक के ओर्स दिखाए गए हैं, जिंक ब्लैंड, कैलामाइन, जिंसाइट, रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन। रोस्टिंग क्या होती थी आप अभी समझ गए होंगे। रोस्टिंग किसको कहते हैं? हम जब इन प्रेजेंस ऑफ एयर गर्म किया जाता है तब उसको हम रोस्टिंग कहते हैं। तो ये था चैप्टर जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में बताया गया था। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं गए, बट हमने कुछ कुछ कॉमन पॉइंट्स को पढ़ा। इस चैप्टर में जो आपको जानने की ज़रूरत थी वो कुछ फैक्ट जानने की ज़रूरत थी, और आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत थी कि मेटल से हम अलॉयज मतलब एक्स्ट्रा ओर्स से हम मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और क्या वो वायबल है, क्या वो वायबल नहीं है। ये सारी बातों के बारे में बात किया था। रॉट आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन क्या होता है, पिग आयरन क्या होता है, इन सब बातों के बारे में आपने समझा। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इससे जुड़े हुए सवालों को एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। सो कीप स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।